लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। कभी आपने सोचा है एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी कर्जे में डूबी हो, जहां आधे से ज्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, जो खुद अपने घर की बिजली नहीं संभाल सकता, वो आखिर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम कैसे बना सकता है? क्या महज जुनून ही काफी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है पाकिस्तान की, उस देश की जिसने भारत के खिलाफ दुश्मनी को इतना पर्सनल बना लिया कि नारे तक लगाए गए कि घास रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। हाल ही में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक पावरफुल स्टेप उठाया, तब एक सवाल हर तरफ तैरने लगा, क्या पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ? अब देखिए, भारत तो साफ कहता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान, उसकी ऐसी कोई पॉलिसी तय नहीं है। ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना आर्मी पर कोई कंट्रोल है, और ये बम बस एक बटन दूर है ऐसे एक देश से। तो आखिर पाकिस्तान ने ये बम बनाया कैसे? कौन था वो इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए दुनिया को धोखा दिया? कैसे भारत के भोपाल से निकला एक शख्स पाकिस्तान के लिए हीरो और दुनिया के लिए विलेन बन गया? इस कहानी में आप देखेंगे देशभक्ति और गद्दारी का टकराव, लालच की लड़ाई, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट चोरी और एक ऐसा मिशन जिसे सीक्रेट रखा गया कई सालों तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस कहानी के लिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये तो आपको पता ही है कि पहला परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, जिसका इस्तेमाल हुआ था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में। इन दोनों जगहों की तबाही को देखकर एक बात समझ आई कि अगर ये बम आपके पास है तो दूसरा देश आपके ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर 1964 के दिन चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस वक्त तक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। 2 ताकतवर धड़े थे इस युद्ध में, जिसमें एक तरफ था अमेरिका, जिसके साथ ज्यादातर यूरोपियन देश खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ था सोवियत संघ रूस, जिसकी नजदीकी चाइना से थी। चाइना के परमाणु बम बनाने से भारत के लिए समस्या खड़ी हुई, इसलिए कुछ समय बाद भारत में साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो के एक इंटरव्यू में अपना एक भाषण दिया। उन्होंने बयान दिया कि वो परमाणु बम सिर्फ 18 महीनों में बना सकते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट परमिशन देती है तो। इस बात को किसी और देश ने सीरियसली लिया हो या ना लिया हो, लेकिन पाकिस्तान को इस बयान ने अलर्ट कर दिया। 1 साल के बाद होती है साल 1965 की जंग, जब भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। विश्व शक्ति अमेरिका के पैटर्न टैंकों को राइफलों से इंडियन आर्मी के अब्दुल हमीद ने नष्ट कर दिया। तब पाकिस्तान को भी समझ में आया कि नहीं, उन्हें भी भारत से मुकाबला करने के लिए परमाणु बम बनाना होगा। जब पाकिस्तान हारा, तब जुल्फिकार अली भुट्टो पॉलिटिकल करियर को मजबूत करने में लगे हुए थे। उन्होंने तब घास रोटी खाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, ये वाला भाषण दिया था। अब 1965 में एक ब्रिटिश पत्रकार थे, पैट्रिक केटली। उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी चिंताओं को रिपोर्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि रावलपिंडी के प्रमुख मंत्रालयों, खास तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री में गहरी चिंता जताई गई थी कि 11 करोड़ पाकिस्तानी एक सुबह उठेंगे और रेडियो दिल्ली से सुनेंगे कि भारत दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बन गया है। पैट्रिक ने इसी आर्टिकल में भुट्टो का घास वाला मशहूर बयान भी दर्ज किया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अच्छा, ये सब चल ही रहा था कि सिर्फ 6 साल बाद भारत और पाकिस्तान की एक और जंग हो गई। इस जंग में तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए। साल 71 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान की जगह दुनिया एक नए देश को जानने लगी, जिसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। अब यह सब पॉसिबल हुआ था भारत की बदौलत, जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी की बदौलत। इस जंग में हार के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए परमाणु बम बनाने की वजह और पक्की हो गई थी। सरेंडर हुआ था जनवरी 1972 में, और इसके 1 महीने बाद ही भुट्टो ने पाकिस्तान के बड़े बड़े फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट को मुल्तान में बुलाया और न्यूक्लियर बम बनाने पर खूब बड़ा डिस्कशन किया। कहते हैं कि इस दौरान भुट्टो ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 3 साल की डेडलाइन तक तय कर दी थी। साथ ही बेहिसाब फंडिंग का वादा भी कर दिया था सारे साइंटिस्ट को। हालांकि तब पाकिस्तान में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो उन्हें परमाणु बम बनाने का वादा कर पाता। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये डिस्क्लोज थी। 1977 में भुट्टो ने गिरफ्तार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बातें बताई थी। भुट्टो के मुकदमे की सुनवाई में ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चाइना के हाथ होने की बात भी पता चली।
उन्होंने बताया था कि वो बीजिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट झाओ एन लाई से मिले थे और उनसे हथियार बनाने की मदद मांगी थी। इस मीटिंग में उनके साथ अयूब खान भी मौजूद थे। साल 1973 में पाकिस्तान की एक कोशिश और फेल हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से बातचीत की थी परमाणु मामले में मदद के लिए, लेकिन यूके ने यह अलायंस तोड़ दिया था। खैर 1971 के बाद 1974 में जाएं तो परमाणु कार्यक्रम को पाकिस्तान ने और तेज कर दिया। वजह थी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क यानी भारत। इस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और बड़ी मेहनत के साथ एक सीक्रेट तरीके से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट पूरा कर लिया था। इस वजह से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी दिखाई। अच्छा, यहां आपको यह भी बता दूं कि उस दौर में पाकिस्तान जंग के चलते बेहद कमजोर हो गया था। उसके पास फंडिंग की कमी थी, देश दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा गल्फ कंट्री से मदद ली गई। भुट्टो ने इसके लिए लीबिया, सऊदी अरब, टर्की, ईरान, अबू धाबी, दुबई और दूसरे कई अरब देशों की यात्रा की थी। जितने भी नेताओं से वो मिले उनमें से 2 को लगा कि उनकी हेल्प की जानी चाहिए। ये 2 देश थे लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और अबू धाबी के शेख जायद अल नहयान। इस तरह से अरब देशों का सपोर्ट उनको मिल रहा था। लेकिन खाड़ी के देश भला पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? तो बात यह थी कि 1967 में जब 6 डेज वॉर हुई तब इजराइल के सामने अरब देशों की हार हुई थी। इस हार की एक बहुत बड़ी वजह थी कि इजराइल के पास पहले से ही परमाणु बम था और किसी भी खाड़ी देश के पास परमाणु बम था नहीं, इसलिए वो कमजोर पड़े थे इस लड़ाई में। पाकिस्तान की पहल को सपोर्ट करके वो अपने लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सवाल था कि खाड़ी देशों से पैसा लाया कैसे जाए। फिर इसके लिए एक लूप होल का सहारा लिया गया। इकबाल चंद मल्होत्रा अपनी किताब द बम, द बैंक, द मुल्ला एंड द पॉपीज के हिसाब से उन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF जैसी संस्था होती नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तान ने कई बेनामी कंपनियां बनाकर पैसों को ट्रांसफर करना शुरू किया। इसी में से एक कंपनी थी द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इस कंपनी से कई अलग अलग कंपनीज बनाई गई, जैसे कि BCCI होल्डिंग्स। इस बैंक से काफी पैसों का लेन देन हुआ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम आया। अब जब तकनीक की बात आई तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटेन से बातचीत की कोशिश हुई। हालांकि ब्रिटेन के साथ जब समझौता टूटा तब बेल्जियम की एक फर्म के साथ मिलकर छिपा-छिपाकर न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पिंचटेक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि ये प्लांट छोटा था, पाकिस्तान का जो बम बनाने का मंसूबा था वो इससे पूरा नहीं हो सकता था, उसे और बड़ी मदद चाहिए थी। इसीलिए पाकिस्तान ने देखना शुरू किया एक यूरोपियन देश फ्रांस की ओर। लेकिन फ्रांस को भी शायद पाकिस्तान पर इतना भरोसा था नहीं, इसलिए वो पहले डील करने में देरी कर रहा था। भुट्टो इस देरी से बहुत ज्यादा नाराज थे। फिर फाइनली 1976 में पाकिस्तान ने प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट के लिए फ्रांस के साथ एक डील की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तब भारत क्या कर रहा था? क्या इस देश को इतने बड़े प्लांट के बारे में खबर नहीं थी? तो दोस्तों, भारत इस टाइम पर पाकिस्तान के इरादे भांप चुका था और उसने अमेरिका से दबाव बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने इसीलिए डील से पहले ही फरवरी 1976 में फ्रांस से होने जा रही परमाणु की डील और जर्मनी से भारी पानी की डील पर पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने फ्रांस के विदेश मंत्री को लिखा कि पाकिस्तान की रिप्रोसेसिंग क्षमता को रोका जाए। लेकिन फिर भी ये डील हो गई और आखिर पाकिस्तान एक बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता था। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का कोई भी वैज्ञानिक परमाणु बम बना नहीं सकता था। लेकिन फिर सवाल आता है कि भुट्टो किसके दम पर इतनी बड़ी फंडिंग जुटा रहे थे और बराबर डील करने पर ध्यान दे रहे थे? वजह थी भुट्टो को एक हीरा हाथ में लग गया था। यह हीरा था भोपाल का, जो आज़ादी के बाद चला गया था पाकिस्तान। नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान में परमाणु बम का जनक। भारत के परमाणु परीक्षण से कादिर खान को बहुत गुस्सा आया था और वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे बम बनाने में। साल 1974 में कादिर खान ने इसीलिए भुट्टो को एक चिट्ठी लिखी थी। वो तब नीदरलैंड में रह रहे थे। हालांकि उनका जन्म हुआ था भोपाल में और बाद में बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए थे। कादिर खान बम बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो एम्स्टर्डम में एक फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैब यानी FDO में 3 साल काम कर चुके थे। यहीं से उनको यूरेनियम के बारे में काफ़ी ज़रूरी बातें पता चली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो FDO में थे तब वहाँ यूरेन नाम का एक ग्रुप था जो ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। इस ग्रुप में यूरेनियम सप्लाई का काम होता था।
अब क्योंकि खान एफडीओ का हिस्सा थे, इसलिए वो भी यूरेनियम का सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर बैठे थे। 1974 में उन्होंने इस प्लांट में 16 दिन बिताए थे। इस दौरान उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि यूरेनियम से परमाणु हथियार कैसे बनाए जा सकते हैं। इसी बीच उन पर जासूसी के आरोप भी लगे। नीदरलैंड सरकार उन्हें अरेस्ट करने ही वाली थी, लेकिन उससे जस्ट पहले 1976 में उन्होंने नीदरलैंड छोड़ा और वो वापस पाकिस्तान आ गए। लेकिन अपने साथ वो लेकर आए चुराया हुआ और स्मगल किए गए ब्लूप्रिंट्स। इधर अमेरिका को जब ये सब पता चला तो उसने तुरंत फ्रांस पर दबाव डाला। फ्रांस ने डील को कैंसिल कर दिया, लेकिन कादिर खान को इससे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए खान रिसर्च लैब बनाई। जो तकनीक वो चुरा कर लाए थे, उससे हथियार बनाने की तरकीब ढूंढने में वो इसी लैब में लगे रहे। एक दिन फिर ऐसा आया भी जब उन्होंने यूरेनियम को हथियार बनाने की टेक्निक को खोज लिया। इस दौरान यूरोप में बैठे कुछ दोस्तों ने उनकी मदद भी की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में एक साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी मशीनों को खरीदा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट पर, ज़्यादातर के एक्सपोर्ट पर बैन था। मगर कादिर ने दिमाग लगाया। उन्होंने कई पार्ट्स अलग अलग करके मंगवाए। इस मुहिम में गुलाम दस्तगीर आलम जैसे फिजिसिस्ट, जो पाकिस्तान के बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। हालांकि 1983 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि चाइना पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा था। उसने न्यूक्लियर बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को दिया था। साल 2003 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदा बॉय ने यह बहुत बड़ी बात कबूली थी। खैर, कई साल दिमाग लगाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए साल 1998 में परमाणु बम बनाकर तैयार कर लिया। इस दौरान इस पूरे काम को बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रखा गया। फिर जब भारत 11 मई के दिन सक्सेसफुली दूसरा परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब उसी महीने में 28 मई के दिन पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु बम बना लिया। पूरी दुनिया ने अब्दुल कादिर खान को चोरी करने वाला वैज्ञानिक बताया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान की वाहवाही हो गई थी। अब साउथ एशिया के नक्शे पर एक दूसरे से बॉर्डर साझा करने वाले, परमाणु ताकत रखने वाले तीन देश हो गए थे, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इस परमाणु बम की ताकत के दम पर पाकिस्तान ने जो सबसे पहला काम किया था, वो था सीज फायर का वायलेशन। 1999 का कारगिल युद्ध इसी बात का उदाहरण है। पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत हो पाई थी अब्दुल कादिर खान की वजह से। वो पूरे पाकिस्तान के हीरो बन गए। स्कूलों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें दिखती थी। उनकी तस्वीरें सड़कों, गलियों में पोस्टरों पर दिखती थी। उन्हें 1996 और 1999 में 2 बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशानी इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर कादिर खान को पाकिस्तान में मोहसिन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन अब्दुल कादिर खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए हीरो नहीं बने। उनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने लीबिया और ईरान और उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को न्यूक्लियर हथियार की तकनीक बेचने की कोशिश की। कहा गया कि उन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूज तकनीक को इन देशों को बेच दिया था। लेकिन ना तो कादिर खान ने यह माना कि उन्होंने तकनीक की चोरी की है, और ना ही उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कोई तकनीक बेची है। 1990 में एक बयान में उन्होंने अपने काम के बारे में कहा था कि उनका जो टेस्ट है वो उनके इनोवेशन और स्ट्रगल का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने विदेश से कभी किसी भी तरह की तकनीक हासिल करने में कोई मदद नहीं ली। खैर, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुए, उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की हिम्मत करता रहा है, बिना ये देखे कि वो एक देश के तौर पर कितना कमजोर और खोखला देश होता जा रहा है। हो सकता है कादिर खान ने बम इसलिए बनाया हो कि पाकिस्तान भारत के सामने कमजोर ना पड़े। समझ में भी आती है ये बात। लेकिन अपनी परमाणु ताकत का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने देश के डेवलपमेंट से ज्यादा भारत को डिस्टर्ब करने में ही दिमाग लगाया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब्दुल कादिर खान ने सचमुच ये तकनीक चुराई होगी, या फिर जो वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने खुद से ये बम बनाया है, वो बात सच है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।